नमस्कार, मैं हूँ रोहित शंकर माने और आप देख रहे हैं साइंटिस्ट आर एकेडमी टूवर्ड साइंटिफिक वर्ल्ड। अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, उसके कौन कौन से बॉडी पार्ट्स है, उसके कौन कौन से फंक्शंस है और एट लास्ट उसके क्या क्या एप्लीकेशंस है, ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसीलिए इस लेक्चर में पूरी तरह बने रहिए और एट लास्ट आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं थ्रू कमेंट और थ्रू मेल्स। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द मेजरमेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन absorbed or emitted when the molecules or atoms or ions of a sample moves from one energy state to the another energy state। जैसे कि हमें पता है कोई भी एक सैंपल के दो प्रकार के एनर्जी के स्टेट होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं या फिर एक्साइटेड स्टेट एंड दी नॉन एक्साइटेड स्टेट। फॉर एग्जांपल देखते ए मॉलिक्यूल है, इसके दो स्टेट है। पहला तो है एक्साइटेड स्टेट, इसको हम E+ बोलेंगे, दूसरा है E-, दैट इज नॉन एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं इसको। एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, जब ए मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं या फिर जो आयन्स होते हैं, वो आयन्स एक्साइटेड स्टेट में कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करते हैं या फिर एब्सॉर्ब करते हैं, उसको हम डिटेक्ट करेंगे। या फिर ए सैंपल के आयन्स या फिर एटम्स नॉन एक्साइटेड स्टेट में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एब्जॉर्ब्स करते हैं या फिर इमिट करते हैं, इसको डिटेक्ट करना, इसको इंटरप्रेट करना, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की पढ़ाई करना, इसे हम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में खास करके हम कोई भी मॉलिक्यूल होता है, उस मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, उसकी एक्साइटेड स्टेट में या फिर नॉन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एब्सॉर्प्शन है और इमिशन है उसका स्टडी करना, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की स्टडी करना। EV spectroscopy is the type of absorption spectroscopy in which light of ultraviolet region, that is 200 to 400 nanometer, is absorbed by the molecule, which results in the excitation of the electrons from the ground state to the higher energy state। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी मॉलिक्यूल के दो प्रकार के स्टेट होते हैं, एक्साइटेड एंड नॉन एक्साइटेड। तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया है कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इस लेक्चर में, उसमें क्या होता है, उसमें एब्सॉर्प्शन होता है। खास करके क्या होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। किसका एब्सॉर्प्शन होता है? लाइट ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन, दैट इज 200 to 400 नैनोमीटर इज एब्सॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट एब्सॉर्ब किया जाता है बाय द मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट एब्सॉर्ब करते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट का रीजन क्या है, 200 to 400 नैनोमीटर। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है यूवी लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए इसको यूवी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोला जाता है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एनीथिंग। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स अल्ट्रावायलेट लाइट एब्सॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको यूवी एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता है। लेकिन ये जब लाइट एब्सॉर्ब करते हैं तब इनकी एनर्जी की स्टेट अलग अलग होती है, या ये तो एक्साइटेड स्टेट में होती है या फिर ये नॉन एक्साइटेड स्टेट में होती है, जैसे कि ग्राउंड स्टेट एंड द हायर एनर्जी स्टेट। इस फिगर में हम देख सकते हैं, देखो, ठीक है। तो दिस इज लाइट। जैसे कि अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करेंगे, तो उसका जो डिवाइस का जो बॉडी स्ट्रक्चर है या फिर सिचुएशन है, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेस्ड है, अगर ये देखेंगे तो उसमें पहला आता है लाइट सोर्स। देन लाइट सोर्स गिव्स अस लाइट, देन ऑल लाइट्स कम्स ऑन दी कोलोमोटर। देन कोलोमोटर, इसका काम क्या होता है, जो हर तरह की जो लाइट होती है उसको क्या करता है, एक ही लाइट में, मतलब जैसे कंडेंसर काम करता है। कंडेंसर क्या करता है, लाइट को कंडेंस करता है, उसकी तरह ये भी कंडेंस करता है। तो लाइट प्रिज्म पे आके गिरती है, तो प्रिज्म से वो लाइट वेवलेंथ सिलेक्टर पे जाती है। वेवलेंथ सिलेक्टर क्या करता है, एक प्रकार की वेवलेंथ की लाइट सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यूवी लाइट चाहिए तो वो 200-400 नैनोमीटर की ही लाइट, इसी रेंज में जो लाइट आती है उसको सिलेक्ट करता है, और सिलेक्ट की हुई लाइट को क्या आती है, सैंपल
पे गिराई जाती है और सैंपल से पास होके जब लाइट पास होती है तब कुछ लाइट उसमें से जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करते हैं या फिर उसका इमिशन किया जाता है, तो वो डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जाता है और एट द एंड हमें विजिबली क्या होता है, एक डिजिट हमें मिल जाता है। सो उसको हम बोलते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रिंसिपल क्या है देखो इसको। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी इज रिलेटेड टू द इंटरैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर। जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा कि जो लाइट का और मैटर मतलब मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस, इन दोनों का जो इंटरैक्शन है इसके ऊपर पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड है। एज लाइट is absorbed by matter, the result is an increase in the energy content of the atoms or molecules. जितनी लाइट मैटर के तहत या फिर मॉलिक्यूल्स एब्सॉर्ब करेगा उतना ही एनर्जी कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का या फिर एटम्स का। When ultraviolet radiations are absorbed, this results in the excitation of electrons from the ground state towards a high energy state. देखो अगर इस टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ठीक है, जब इस पे लाइट आके गिरती है तब क्या होता है, प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये लाइट एब्सॉर्ब करेगा। जब ये लाइट एब्सॉर्ब करेगा तब ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, मतलब एक्साइटेड हो जाएगा। नॉन एक्साइटेड से वो एक्साइटेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑफ उसने क्या किया है, उसने यूवी लाइट को एब्सॉर्ब किया। एब्सॉर्ब करने की वजह से वो एक्साइटेड हो जाता है और उसकी वजह से वो डिटेक्ट हो जाता है। Molecules containing pi electrons or non-bonding electrons can absorb energy in the form of ultraviolet light to excite these electrons to higher antibonding molecular orbitals. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अगर मॉलिक्यूल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो वो एब्सॉर्ब एनर्जी क्या करते हैं, लेकिन वो अल्ट्रावायलेट लाइट के फॉर्म में एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से वो एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होने की वजह से वो क्या देते हैं, हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिट दे देते हैं। तो अगर आपको हायर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट चाहिए तो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। The more easily excited the electrons, the longer the wavelength of light can be absorbed. There are 4 possible types of transitions, that is pi star, n pi star, theta pi theta star and n theta star, and they can be ordered as follows. So this is the order for the excitation of electrons for the longer wavelength. The absorption of ultraviolet light by chemical compound will produce a distinct spectrum which aids in the identification of the compounds. हालांकि जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी लाइट यूज़ की जाती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि अननोन सैंपल में कौन सा केमिकल कंपाउंड है वो आइडेंटिफाई करने के लिए ही यूवी लाइट का यूज़ किया जाता है। अब देखें कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं इसके। तो जैसे कि हमने देखा था फिगर में, पहला है लाइट सोर्स। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स या फिर हाइड्रोजन ड्यूटेरियम लैंप्स मोस्टली यूज करते हैं एज अ यूवी लाइट सोर्स। टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स आर रिच इन रेड रेडिएशंस, मोर स्पेसिफिकली दे इमिट radiations of 375 nanometer, while the intensity of hydrogen deuterium lamps falls below 375 nanometer. देखो टंगस्टन फिलामेंट खास करके यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज ये रेड रेडिएशन देता है, बहुत रीच होता है और इसकी जो रेडिएशन की नैनोमीटर है वो 375 नैनोमीटर होती है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो रेड रेडिएशन देता है और स्पेसिफिकली 375 नैनोमीटर रेडिएशन दे देता है। सेकेंड है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर आर जनरली कंपोज्ड ऑफ प्रिज्म एंड स्लिट्स। हमको पता है प्रिज्म का क्या काम होता है और स्लिट्स का। मोस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आर डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। द रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स इज डिस्पर्स्ड विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग prisms. The various wavelengths of the light source which are separated by the prism are then selected by the slits such as rotation of the
prism results in the series of continuously increasing wavelength to pass through the slits of recording purpose. The beam of selected by the slit is monochromatic and the further it is divided into two beams with the help of another prism. So monochromator ये नाम सुन के हमें पता चल जाता है कि जो बहुत सारी वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है उसमें से क्या करेंगे, उसमें से जो हमें वेवलेंथ की लाइट की जो ज़रूरत है वही लाइट को चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और वो सिलेक्टेड की हुई जो लाइट है उसको ये सैंपल की तरह भेज देंगे. Sample and reference cells. One of the two divided beams is passed through the sample solution and second beam is passes through the reference solution. Both sample and reference solution are contained in the cells. These cells are made up of either silica or quartz. Glass can't be used for the cells as it is also absorbs light in the UV region. देखिए जो सैंपल के लिए जो क्यूवेट हम बोलते हैं ना, क्यूवेट, तो क्यूवेट खास करके सिलिका या फिर क्वार्ट्ज की बनी होनी चाहिए बिकॉज ये यूवी लाइट एब्सॉर्ब नहीं करती. अगर हम सैंपल ग्लास क्यूवेट में डालेंगे तो ग्लास क्यूवेट क्या करे, यूवी लाइट एब्सॉर्ब कर लेगा और उसकी वजह से हमारी सैंपल की क्षमता हमें पता नहीं चलेगी. तो इसीलिए वी हैव टू अवॉइड ग्लास क्यूवेट. सो दीज आर थ्री मेन बॉडी पार्ट्स: लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर एंड दी सैंपल एंड रेफरेंस सेल्स. नेक्स्ट है डिटेक्टर. Generally, two photocells serve the purpose of detector in the UV spectroscopy. One of the photocell receives the beam from sample cell and second detector receives the beam from the reference. The intensity of the radiation from the reference cell is stronger than the beams of sample. This results in the generation of pulsating or alternating currents in the photocells. ये बहुत ही important है. देखो, डिटेक्टर सिर्फ डिटेक्ट नहीं करता, मतलब जो लाइट सैंपल को पास करके आ रही है, मतलब जो इमिट हो रही है, जो रेडिएशन डिटेक्ट हो रहे हैं, उसको डिजिटल फॉर्म में लाना इट इज़ वेरी टफेस्ट जॉब एंड दिस टफेस्ट जॉब इज डन बाय द डिटेक्टर. तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस सेल की एंड द फोटो सेल की ज़रूरत होती है. नाउ द एम्पलीफायर. द एम्पलीफायर इट एम्पलीफाइज द रिसीव्ड लाइट. The amplifier is coupled to a small servometer. Generally, current generated in the photocells is a very low intensity. The main purpose of the amplifier is to amplify the signals many times so we can get clear and recordable signals. So खास करके एम्पलीफायर का काम ही होता है कि जो सिग्नल्स आते हैं उसको एम्पलीफाई करना. जैसे कि पीसीआर में हम जो एंजाइम यूज़ करते हैं, ओके, तो टाक पॉलीमरेज, उसका काम ही होता है जो डीएनए होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसको एम्पलीफाई करना, राइट. सो लाइक दिस. रिकॉर्डिंग डिवाइसेस. मोस्ट ऑफ द टाइम एम्पलीफायर इज कपल्ड टू अ पेन रिकॉर्डर which is connected to the computer. Computer stores all the data generated and produces the spectrum of the desired compound. So this is very important. देखिए, so this is the simple figure. Already we have seen this figure: light, collimator, prism or grating, wavelength selector, sample solution and the detector. Okay, so here mistake, why not use of LF? Uses of invisible spectroscopy. So detection of impurities, structure elucidation of organic compound. Detection of impurities मतलब क्या? See, in biochemistry or in the life science research, we are using different type of sample sources. We are using protein samples, nucleic acid, carbohydrates and all that stuff. But all these samples we are not getting in a pure format, in pure form directly. First, we have to use rough sources, like we have to use ruptured bacterial cells, ruptured yeast cells, ruptured animal cells, right? Then from that, we have to purify it. So when we are going to use the ruptured or this animal cell, plant cell, then that time the impurities detection we have to do, and these impurities will be detected through the UV visible spectroscopy. So that is what the UV visible spectroscopy is used to detect the impurities through the sample. Second, structure elucidation of organic compounds. As I told you, proteins, carbohydrates and nucleic acids and all chemical compounds are mostly unknown to us. That is most important structure, right? So for the structure elucidation, the UV visible spectroscopy is helpful.
I know that in my PhD, I worked on this structural elucidation of organic compounds. So this is a very toughest job. So how many carbons are there? How many hydrogens are there? No, this all stuff we can detect through the visible spectroscopy. That is what the structural elucidation of organic compound is very important, and it is done by the visible spectroscopy. So this is all about the visible spectroscopy, very small information and very important information for the life science students. If you have any question, you can comment or you can mail me or you can directly call me on my number. Thanks a lot.